हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ देर बाद सारंग फैमिली वहाँ पर आ चुकी थी। ऋतिक भी आ गया था। वर्षा अब ठीक थी और वो भी सब लोगों के साथ खड़ी थी। जब चित्रांग माही की तरफ देखते हुए बोला, क्या हम भाभी से मिल सकते हैं? चित्रांग के बाद सुन माही अपना सिर हिलाते हुए बोले, हाँ, मैंने कब रोका? जिसे सुनकर सभी लोग सीधा वार्ड के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर मृत्युंजय, अमृत और ऋतिक रुके हुए थे। अमृत सब लोगों के जाने के बाद मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, अब जरा बताया मामला क्या है? अमृत के सवाल पर मृत्युंजय कुछ पल चुप रखा हुआ। वर्षा ने अपने लोकेशन को भेजा। उस टाइम पर मैं एक होटल में मीटिंग ले रहा था, इसलिए मेरा फ़ोन साइलेंट में था। वहाँ पर नेटवर्क थोड़ा कम बता रहा था और जब मेरी मीटिंग खत्म और मैं होटल से बाहर आया तब मुझे ऋतिक वहाँ पर मिल गया, जिससे मुझसे सब कुछ बताया और हम दोनों वहाँ से वर्षा के भेजे लोकेशन के लिए निकल गए। मृत्युंजय की बात सुन अमृत ऋतिक की तरफ देखने लगा, जिसे देखकर ऋतिक बोला, मुझे वर्षा ने कॉल करके बताया कि मृदुला यहाँ पर है। तभी मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि वो लोग ऑलरेडी ट्रैप में फंस चुके हैं। इसलिए मैं सीधा उन्हें लेने के लिए निकल गया, क्योंकि ऑफिस जाने से पहले उन्होंने मुझे कॉल किया था, शाम के होटल में मीटिंग अटेंड करना है, इसलिए मैं उन्हें लेने चला गया। ऋतिक के बात पर अमृत एक गहरी सांस भरते हुए मृत्युंजय की तरफ देखकर बोला, बधाई हो। ऋतिक अमृत की बात सुनकर अपनी तरफ इशारा करते हुए बोला, 5 महीने बाद मुझे करना, अभी से नहीं चाहिए। जिसे सुनकर अमृत छोटा सा मुंह बनाते हुए, तुम्हें बधाई दे ही कौन रहा है? मैं मृत्युंजय से कह रहा था। मृत्युंजय उन दोनों के बहस को इग्नोर कर वहाँ से जाते हुए, मैं चला अपनी बेटी को देखने, तुम दो लोग होते होते रहो। इतना कहकर मृत्युंजय वहाँ से जाने लगा। जब उसे आता हुआ देख सुधांशु, रुद्र और चार्ली नजर आए। सुधांशु मृत्युंजय को वहीं पर देखा जल्दी से उसके पास आकर, दीदी कहाँ है? गोद में लेकर बैठा हूँ, देखी मुझे तुम्हें नजर आ रही है क्या? मृत्युंजय ने जवाब, जिसे सुनकर सुधांशु मृत्युंजय को, मैंने सिंपल सा पूछा, दीदी कहाँ है? सीधा जवाब नहीं दे सकते कि वार्ड में है बोलकर? मृत्युंजय सुधांशु के बाद अपना सिर नहीं में हिलाकर, नहीं दूंगा और मैं जा रहा हूँ मेरी बेटी के पास और बता दे रहा हूँ, कोई भी लूटपाट नहीं करेगा, सबको बारी बारी मौका मिलेगा। रुद्र मृत्युंजय के पोजीशन को देखते हुए उसे धकेल कर वार्ड की तरफ चला जाता है, जिसे देखकर मृत्युंजय उसके पीछे आते हुए कहता है, खबरदार, अगर मेरी बेटी को तुमने हाथ लगाया तो। मृत्युंजय के धमकी को इग्नोर कर रुद्र वार्ड में आता है और मृत्युंजय उसे गाली देते हुए उसके पीछे आता है तो देखता है महक के बिस्तर को सब लोग घेर कर खड़े हुए थे। ये देखकर मृत्युंजय जल्दी से उन लोगों के पास आकर उन्हें हटाते हुए बोले, मेरी बीवी और बेटी को सोफिकेशन होगी, आप लोग ज़रा दूर रहो। माही मृत्युंजय की बात पर कंफ्यूज उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपसे किसने कहा कि बेटी है? मृत्युंजय माही की बात पर बोला, मेरा दिल जानता है मेरी बेटी हुई है, तो तुम ऐसा सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हो? सुमित महक की गोद में सो रहे बच्चे को उठाते हुए मृत्युंजय से बोला, क्योंकि आपकी बेटी एक और बेटा हुआ है भाई। शोभित के बाद मृत्युंजय जल्दी से उसके पास आकर उसकी गोद से बच्चे को लेने के बाद महक की तरफ देख महक जो कि मृत्युंजय की तरफ देख रही थी, अपना सिर हिलाते हुए बोली, बेटा हुआ है। जिसे सुनकर मृत्युंजय का दिल टूट जाता है जब उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। मृत्युंजय सिर घुमा कर देखता है तो रुद्र हंस कर लुटपुट हो चुका था। रुद्र का हंसता हुआ देख कर मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है? मृत्युंजय के पीले पड़ चुके चेहरे को देखकर ऋतिक हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, इसलिए कहते हैं जब किस्मत खराब हो तो कितनी भी कोशिश कर लो, बदल नहीं सकते। ऋतिक के बात सुनकर मृत्युंजय सब लोगों को घूरने के बाद बच्चों को गाल पर किस करते बोले, मेरा ही बेटा है, क्या हो गया? बेटी नहीं है तो मेरे पास मेरी समृद्धि है। सुधांशु मृत्युंजय के पास आकर उसके गोद से बच्चे को लेते हुए बोला, मेरा छोटा भांजा बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। मृत्युंजय सुधांशु की बात पर कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसका दिल तो लगभग भर चुका था, इसलिए महक के पास आकर उसके हाथ को पकड़कर बैठ जाता है। महक मृत्युंजय के उतरे हुए चेहरे को देखकर बोली, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? मृत्युंजय महक के बात पर छोटा सा मुंह बनाते हुए बोला, मुझे एक बेटी चाहिए थी, ये भी बहुत क्यूट है, लेकिन मेरे पास शिव और अभी ऑलरेडी है, मुझे अपने लिए एक बेटी चाहिए थी। रचना मृत्युंजय की बात सुनकर बोली, जय, ऐसा नहीं हो कहते, तुम शुक्र मनाओ कि यहाँ पर वापी नहीं, वरना वो तुमसे अच्छे से झगड़ा करता। मृत्युंजय रचना के बाद अपना सिर हिला देता है। जब सुधांशु की गोद में सो रहा बच्चा उठ जाता है और रोना शुरू कर देता है। रोने के कारण उसका पूरा चेहरा लाल हो जा रहा था और उसकी पूरी त्वचा ऑलरेडी लाल रंग में थी। सुधांशु बच्चे के रोने पर उसे झुलाते हुए महक के पास ला उसकी गोद में देते हुए बोला कि ये रो रहा है। जिसे सुनकर महक बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसके पीठ को थपथपाने लगती है तो वो चुप हो जाता है और अपनी मुट्ठी को अपने मुंह में भरकर शक करने लगता है। मृत्युंजय महक के सीने से लगे अपने बेटे को देखते हुए अपने चेहरे को झांकने लगता है। जब वो देखता है कि बच्चा अपनी आंखें खोल चुपचाप अपने हाथ को चूस रहा था, मृत्युंजय उसकी आंखों को देखते हुए मुस्कुराकर महक से बोला, महक, ये भी बिल्कुल अभी के जैसा है, इसकी आंखें ब्लू है।
मृत्युंजय की बात सुनकर सभी लोग फिर से बच्चे को देखने लगते हैं। महक उसके चेहरे को अपने सीने से हटाकर सामने सीधा लिटा देती है, जिस पर अपनी आंखें बंद करते करते 2-3 बार अपनी पलकों को झपकाता है और पूरी तरीके से अपनी आंखें खोलता है। तो सभी लोग उसे देखने लगते हैं। उसके चेहरे पर बहुत सारे बाल थे, लेकिन उसके गाल एकदम फूले हुए थे और वो बहुत क्यूट लग रहा था। मृत्युंजय उसके छोटी सी मुट्ठी को लंबी उंगलियों को अलग करते हुए अपनी उंगली उसके छोटे से हाथ पर रखता है, तो बच्चा मृत्युंजय की उंगली को कसकर पकड़ लेता है। मृत्युंजय बच्चे की उंगली को पकड़ने पर मुस्कुराते हुए महक से बोला, बहुत प्यारा है। माही उन लोगों की तरफ देखते हुए मृत्युंजय से बोले, आप कल सुबह इन्हें लेकर जा सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। माही की बात सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिला देता है और सभी लोग बच्चे को देखने के लगते हैं। महक को डिस्चार्ज करके सारंग भी लाया गया था। जहाँ एक हाथ में मृत्युंजय ने महक को कमर से होल्ड कर रखा था, वहीं दूसरे हाथ से उसने अपने बेटे को पकड़ रखा था। उसका बेटा अभी सो रहा था। जब एंट्रेंस पर वहाँ लोग रुक जाते हैं, क्योंकि दरवाजे पर उनके वेलकम की तैयारी की गई थी। निर्जला आकर महक और उसके बेटे की आरती करती है और दोनों को तिलक लगाती है। उसके ये करने के बाद रचना मिर्ची लगाकर उन दोनों की उस नज़र उतारने के बाद उसे एक सर्वेंट के हाथ में देते हुए बोली, इसे बाहर ले जाकर जला दो। सर्वेंट रचना के बाद पर अपना सिर हिलाकर उसके हाथ से लेकर चला जाता है। जब अदिति विकल्प और रिया उन दोनों को साइड करते हुए कहती है, आप लोग बड़े होने का काम कर चुके हैं, अब हम छोटे होने का काम करेंगे, इतना का करिए। महक की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, भाभी हम लोगों ने आपके लिए लिटिल बेबी के लिए केक कटिंग का प्रोग्राम किया है, जल्दी आ जाइए। महक रिया के बात पर अपना सिर हिलाती है तो विकल्प मृत्युंजय के गोद से बच्चे को ले लेता है। ये देखकर मृत्युंजय का मुंह बन जाता है। सभी लोग लिविंग हॉल में आ जाते हैं। उन लोगों के आने के बाद मृत्युंजय इधर उधर देखते हुए वैशाली से बोला, अभी और समृद्धि कहाँ है। वैशाली मृत्युंजय की बात सुन इधर उधर देखते हुए बोली, दोनों तो साथ में खड़े थे, कहाँ चले गए। जिसे सुनकर मृत्युंजय अव्यक्त को आवाज़ लगाते हुए, अभी कहाँ हो। समृद्धि उसको दोनों को कई बार आवाज़ लगाने के बाद समृद्धि और अव्यक्त रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सुन सब लोग उस तरफ देखते हैं जहाँ पर गार्डन के रास्ते से अव्यक्त और समृद्धि एक दूसरे को मारते हुए आ रहे थे। उन दोनों को जगाता हुआ देख मृत्युंजय उनके पास जाकर उन्हें अपनी गोद में उठा लेता है, जिस पर दोनों मृत्युंजय को देखने लगते। उन दोनों के चेहरे पर हल्की से मिट्टी लगे थे और उनके बालों में पत्ते लगे हुए थे, जिन्हें वैशाली ने चोटी बना दिया था। मृत्युंजय उन दोनों के चेहरे को देखते हुए आंखें चढ़ाकर, सुबह सुबह क्यों झगड़ा हुआ जा रहा है। समृद्धि मृत्युंजय के बाद सुन उसकी तरफ देखते हुए बोले, मम्मा लील ब्रो। मृत्युंजय समृद्धि के बात को हल्का हल्का समझाते हुए अपना सिर हिलाकर बोला, यस माई बेबी, आपका लील ब्रो आया है। जिसे सुनकर अव्यक्त मृत्युंजय के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, नो लील ब्रो, माई लील ब्रो। समृद्धि अव्यक्त की बात पर गुस्से से बोले, माई लील ब्रो। मृत्युंजय उन दोनों को चुप करवाते हुए बोला, चुप रहो, तुम दोनों का छोटा भाई है। वो अव्यक्त मृत्युंजय की बात पर उसकी गोद से उतरने की कोशिश करने लगा, जिसे देख मृत्युंजय उसे नीचे उतारते हुए बोला, कहाँ जाना है। अव्यक्त मृत्युंजय को इग्नोर करके सीधा जल्दी जल्दी महक के पास आ जाता है। महक अव्यक्त को देखकर उसे उठाकर सोफे पर बैठाते हुए बोली, क्या हुआ। अभी अव्यक्त महक के बात का बिना कोई जवाब दिए विकल्प की गोदी की तरफ देखते हुए जोर से बोला, दो। विकल्प अव्यक्त की बात पर बहरे से सोफे पर बच्चे को सुला देता है, तो अव्यक्त बच्चे को देखने लगता है जो कि सो रहा था, जिसे देखते हुए अव्यक्त सोफे पर हैंडल को पकड़कर खड़ा हो जाता है। ये देखकर विकल्प अव्यक्त को पकड़ते हुए बोला, कूटने का इरादा है क्या। विकल्प की बात सुनो अव्यक्त उसके हाथ को छुड़ाते हुए बोला, लीव। इतना कहकर अव्यक्त अपने छोटे से पेट के पॉकेट से एक स्टिकर निकालता है, जिसमें ब्रो लिखा हुआ था। उस स्टिकर को बच्चे के माथे पर चिपकाने के बाद अव्यक्त जंग जीतने वाली मुस्कान अपने होठ पर लिए समृद्धि की तरफ देख बच्चे की तरफ इशारा करते हुए बोला, माई लिल ब्रो। ये सुनते ही समृद्धि मृत्युंजय के गले में अपनी बाहें डालकर जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना इतना तेज था कि सो रहा बच्चा एकदम से अपनी नींद में उठ जाता है और रोना शुरू कर देता है। बच्चे के रोने के कारण उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिसे अव्यक्त देखते हुए महक से बोला, मॉम क्राई लिल ब्रो। ये सुनकर विकल्प अव्यक्त को सुनते हुए बोला, नहीं, इतने हक से समृद्धि को रुला दिया तो अब इसे चुप करवा दो। विकल्प की बात सुन अव्यक्त अपने लिटिल ब्रो के पास बैठकर उसके सिर को थपथपाते हुए प्यार से बोला, स्टॉप इट। लेकिन उसका छोटा भाई रोना बंद नहीं करता, जिसे देखकर अव्यक्त अपने पॉकेट से पैसे फेयर निकालकर बच्चे को मुंह में डाल देता है, जिससे वो उसे चूसते हुए चुप हो जाता है। अव्यक्त बच्चे का चुप होने पर विकल्प की तरफ देखते हुए बोला,
साइलेंट। माही आगे आकर बच्चे के मुंह से पैसिफियर निकालते हुए अव्यक्त से बोला, अभी अभी वो छोटा है ना, वो ये नहीं पी सकता वरना उसकी तबीयत खराब होगी। अव्यक्त माही की बात पर अपना सिर हिला देता है और मृत्युंजय, जो कि कब से समृद्धि और अव्यक्त को देखे जा रहा था, समृद्धि का हाथ की मुट्ठी को खोलते हुए बोला, इसमें क्या है। समृद्धि मृत्युंजय की गोद में बैठी उसकी तरफ आंसू भरे आंखों में देखते हुए बोली, गिफ्ट लील ब्रो बैठा। जिसे सुनकर मृत्युंजय समृद्धि को लेकर अपने छोटे बेटे को पास उसे नीचे उतार देता है और अव्यक्त अपने गोद में उठाते हुए कहता है, मुझे पता है तुम मारोगे उसे, इसलिए तुम पहले से मेरे पास रहो। अव्यक्त मृत्युंजय की बात को इग्नोर कर महक की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, मम्मा। महक अव्यक्त को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जिसे देखकर मृत्युंजय कहता है, अब ये बड़ा हो रहा है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बैठी रहो। महक मृत्युंजय की बात सुन अव्यक्त की तरफ देखती है, जो कि रोने वाला था, जिसे देखते हुए महक से बोली, दीजिए मैं उसे दूध पिला देती हूँ। मृत्युंजय महक की बात सुनकर बोला, नहीं। अव्यक्त मृत्युंजय को धकेलते हुए महक की तरफ जाने की कोशिश करते हुए बोला, मामा। मृत्युंजय अव्यक्त को आंखें दिखाते हुए बोला, चुप रहो। अव्यक्त मृत्युंजय की आंखों को देखते हुए रोना शुरू कर देता है, जिसे देखकर महक सोफे से उठकर मृत्युंजय की गोद से अव्यक्त को लेते हुए कहती है, रुलाकर मजा आता है ना आपको। इतना कहकर महक अव्यक्त को अपनी गोद में उठाकर उसे चुप करवाने लगती है। इधर समृद्धि चमकती आंखों से छोटे बच्चे को देखते हुए अपने हाथ में पकड़े सामान को मुट्ठी खोलकर देखती है, तो उसके अंदर एक रोज था, जिसके लिए अव्यक्त और समृद्धि दोनों झगड़ा होते हुए आ रहे थे। समृद्धि उस रोज को देखते हुए उसे बच्चे के सीने पर रखते हुए बोली, रोज लील ब्रो। इतना करते हुए समृद्धि अव्यक्त से चिपकाए उसके माथे पर स्टिकर को निकाल देती है। ये देखकर अव्यक्त चिल्लाना शुरू कर देता है और वैशाली उन दोनों के झगड़े के बीच में आते हुए छोटे बच्चों को अपनी गोद से उठाकर बोले, तुम दोनों को नहीं मिलेगा, अब दिन भर होते रहो झगड़ा। मृत्युंजय वैशाली की बात पर इधर उधर देखते हुए बोला, वैदिक और शिवांश कहाँ है। जिसे सुनकर वैशाली मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, उन दोनों का आज आखिरी परीक्षा है, आ जाएंगे कुछ देर में। वैशाली के जवाब पर मृत्युंजय अपना सिर हिला देती और रिया की तरफ देखते हुए बोला, केक कट करो। वे लोग अपना सिर हिला देते हैं और महक अव्यक्त और समृद्धि मिलकर केक कट करते हैं। केक कट करने के बाद लिटिल बेबी रोना शुरू कर देता है, जिसे देखकर समृद्धि अपने हाथ में पकड़ा लड्डू उसके मुंह में डालते हुए बोली, लड्डू। ये देखकर वैशाली जल्दी से समृद्धि को अपनी गोद में उठाते हुए बोली, अरे मैडम, तुम्हारी तरह दांत नहीं है उसके पास जो लड्डू खिला रही हो। वैशाली की बात सुनकर समृद्धि लिटिल बेबी की तरफ इशारा करते हुए बोली, लड्डू लड्डू। अव्यक्त समृद्धि की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर लिटिल बेबी की तरफ देखते हुए बोला, लील ब्रो। समृद्धि अपने हाथ में पकड़ लड्डू को फेंक कर अव्यक्त को मारते हुए गुस्से से बोली, नहीं। अव्यक्त समृद्धि को मारने पर रोना शुरू कर देता है। महक उन दोनों को निराशा भरी नज़र से देखने के बाद अव्यक्त को अपनी गोद में उतार रिया के गोद से लिटिल बेबी को अपनी गोद में लेकर बोली, मैं इसे दूध पिला देती हूँ। जिसे सुनकर रचना महक की तरफ देखते हुए बोली, महक, तुम जाकर बच्चे के साथ आराम करो, तुम्हारे लिए खाने को कुछ हेल्दी से भिजवाती हूँ। रचना की बात सुन महक अपना सिर हिला देती है, तो मृत्युंजय वैशाली के गोद से समृद्धि को और अव्यक्त को सोफे से उठाकर वैशाली से कहता है, लंच की तैयारी करो, भूख लग रही है मुझे। इतना कहकर मृत्युंजय उन दोनों को लेकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है और सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। इधर मित्तल मंसल में राशि जब अपने चारों हाथ पैर में चलने लगी तो नित्या ने फिर से स्टडी कर दी थी, लेकिन फिलहाल के लिए वो घर में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसके बाल कान तक आ रहे थे जब राशि कमरे से निकल कर जल्दी जल्दी रेंगते हुए लिविंग हॉल में आ जाती है। उसकी शरारत पर नित्या उसके पीछे आते हुए बोली, राशि बेटा, जाकर बाहर मत जाओ। राशि नित्या को अपने पीछे आता हुआ देख और जल्दी जल्दी रेंगने लगती है। जब उसके आगे दो लेदर के शूज आ जाते हैं, जिन्हें देखकर राशि बैठकर सीट उठाकर ऊपर देखती है तो करण अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाले खड़ा हुआ था। करण को अपने सामने देख नित्या मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। नित्या की आवाज़ सुनकर राशि जल्दी से करण के पैरों के पीछे जाकर छुप जाती है, जिसे देखकर करण सिर घुमाकर राशि की तरफ देखने के बाद उसे अपनी गोद में झुक कर उठाते हुए नित्या से बोला, ऐसी कौन सी पनिशमेंट दे रही हो इसे जो ये भाग रही है। नित्या करण के बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मैं उसे कोई पनिशमेंट नहीं दे रही, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ खेलने के लिए मुझे दोहरा रही है। जिसे सुनकर करण राशि की तरफ देखते हुए बोला, क्यों, मेरी होने वाली वाइफ को क्यों परेशान कर रही हो। राशि करण की बात पर रोते हुए नित्या की तरफ जाने के लिए हाथ बढ़ाती है, जिसे देखकर करण उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे लेकर सोफे की तरफ जाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, आज तो तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। ये सुनकर नित्या करण के पास आते हुए वो बोलना नहीं जानती, बस हकलाती है। नित्या के बात सुनकर करण राशि के पेट में गुदगुदी करते हुए बोला, हकली हकली। करण के गुदगुदी के करने पर राशि खिलखिला कर हंसने लगती है। वहीं नित्या करण की बात सुनकर कहती है,
इस तरीके से उसे करना बंद करो, नाम बढ़ जाता है। जैसे सुनकर करण राशि के पेट में गुदगुदी करते हुए नित्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है चिरचिरी? करण की बात सुनकर नित्या उसे आंखें दिखाता, मेरा नाम नित्या और मैं कोई चिरचिरी नहीं हूँ। जिस पर करण उसकी नकल उतारते हुए, मेरा नाम नित्या है, मैं चिरचिरी नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि तुम चुड़ैल हो। और तुम क्या हो? चित्रू। नित्या के चिढ़ाने का मूड में आते हुए कहा, जिसे सुनकर करण मुंह बनाते हुए बोला, बस मैं हार गया। नित्या करण की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, तो बताओ आज मित्तल हाउस के दर्शन कैसे करने चले हैं? नित्या के बात पर करण राशि को ठीक से अपनी गोद में बैठा उसे देखते हुए बोला, मैं यहाँ पर मित्तल हाउस के दर्शन करने नहीं आया हूँ, नित्या मित्तल के दर्शन करने आया हूँ और बताने आया हूँ कि मैं रसिया जा रहा हूँ। करण के बात पर नित्या आंखें चढ़ाते हुए, अचानक रसिया क्यों? कंपनी से रिलेटेड कुछ काम थे, इसलिए मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। आ जाऊँगा कुछ महीने में, करण ने जवाब दिया। जिसे सुनकर नित्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, तो अभी जा रहे हो या फिर कल निकल रहा हूँ? करण ने जवाब दिया, जिस पर नित्या कुछ पल चुप रह कर बोली, तो आज साथ को कैंडल नाइट डिनर साथ करें। पता नहीं फिर कितने महीने बाद मौका मिले। एग्जैक्टली मैं भी तुम्हें यही कहने वाला था और इसलिए बताने आया था। तुम शाम को रेडी रहना, मैं फिलहाल ऑफिस निकल रहा हूँ। करण के ने राशि को नित्या को गोद में देते हुए कहा। जिसे सुनकर नित्या अपना सिर हिला देती है तो करण उसके माथे पर चूमते हुए राशि के गाल पर हाथ रखकर वहाँ से चला जाता है। नित्या का जाते हुए करण को देख मुस्कुराते हुए राशि के गाल पर किस की बरसात करके बोली, राशि तुम्हारी बुआ आज डेट पर जाने वाली है। इतना कहकर नित्या राशि के पेट में गुदगुदी करने लगती है तो राशि खिलखिलाकर हंसने लगती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।